नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाडोल की इस यूट्यूब कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कोविड-19 2.0 की सेकंड लहर जो आ चुकी है, इसमें ये हम सब के लिए ही खतरनाक है। तो इस दौरान देखते हुए हमारे महाविद्यालय वो बंद है, तो आप लोगों के शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन मीडिया के द्वारा जुड़ें। इसी संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष दूसरा वीडियो ले रही हूँ। पहला मेरा वीडियो समाजीकरण पे था। समाजीकरण क्या है, उसकी परिभाषाएं, उन सबको हमने समझा जाना था। इसी कड़ी में आज हम की विशेषताएं, तो समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम विस्तार पूर्वक इस कड़ी में चर्चा करेंगे। जब हम समाजीकरण की परिभाषा को देखते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह, अपने समाज के मूल्यों, जन रीतियों, प्रथाओं, व्यवहारों, लोकाचार, आदर्श, सामाजिक उद्देश्य आदि सभी को इस समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही मनुष्य सीखता है। तो जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तो इसके अंतर्गत समाजीकरण की कई विशेषताएं निकलकर हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहली विशेषता निकलकर आती है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अर्थात समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, उसके द्वारा हम सीखते हैं। तो ये हमारे व्यवहारों को, सामाजिक प्रतिमानों को, मूल्यों एवं समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार होते हैं उनको हम समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और ये जो हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। जैसे एक व्यक्ति अगर चोरी करना, शिक्षा से कक्षा से भाग जाना, गाली देना आदि कई प्रकार के एग्जाम्पल जो हैं हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति सीखता है। तो वो अपने समाज के द्वारा, अपने आस पड़ोस के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, तो उन सब अपनी संस्कृति में, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वहाँ से वो सीखता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, यानी कि एक सीखने की प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य सीखता है। और उन सब, अब इसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने के माध्यम से ही मनुष्य एक क्रियाशील समाज का सदस्य बनता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की विशेषता सीखने की प्रक्रिया है। फिर इसकी अगली विशेषता आती है, ये एक आजन्म प्रक्रिया यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यानी कि समाजीकरण ये नहीं है कि भाई बच्चा जन्म लिया, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, कहीं ख़त्म हो जाएगी, तो इसकी कोई एक एंड नहीं, ये पूरे जीवन भर चलती रहती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग का विकास होता है। बच्चा एक जन्म के समय उसका विकास का कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है हर स्टेज पे उसके दिमाग का विकास होता है और वो हर स्टेज पे कुछ नया सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमारे जीवन भर चलती रहती है। हम बहुत सी चीज़ें, हमारे जीवन में घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, उन घटनाओं के द्वारा हम उन चीज़ों को सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक चलने वाली एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि बच्चा जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वह निरंतर सीखता है। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक वह अनेक प्रकार की परिस्थितियों को धारण करता है। अब परिस्थितियाँ क्या होता है कि परिस्थिति वह स्थिति जो व्यक्ति समाज में, यानी कि समाज में जिस परिस्थिति यानी जिस सम्मान को व्यक्ति धारण करता है, जो जिम्मेदारी उसे मिलती है, वह उसकी परिस्थिति यानी जिससे उसकी पहचान बनती है, वह मनुष्य की यानी कि व्यक्ति की परिस्थिति होती है। तो अब जैसे बचपन में बच्चा होता है, उसके बाद में वह जब उसकी शादी होती है तो वो एक पति बनता है, पति से फिर पिता बनता है, पिता से फिर दादा बनता है। तो ये उसकी समाज के, उसके जीवन की अलग अलग कड़ियों में उसकी परिस्थिति है। तो वह अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक प्रकार की परिस्थितियों को धारण करता है और उसके अनुसार ही अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है।
बचपन में जब वह पुत्र होता है, भाई होता है, मित्र होता है आदि के रूप में, वह पुत्र के रूप में अपने माता पिता से उसका व्यवहार, पुत्र जब परिस्थिति होती है तो माता पिता के साथ उसका पुत्र के रूप में उसकी जो भूमिकाएं हैं, उसका जो व्यवहार है, उसको सीखता है। फिर जब वह युवावस्था में आता है तब पति के रूप में, फिर जब पिता के रूप में एक व्यवसाय, जब वो कोई बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है तो उस व्यवसाय के रूप में या संगठन में पदाधिकारी के रूप में अन्य पदों को जब वह ग्रहण करता है तो उसकी अनेक परिस्थितियाँ होती हैं और उन्हीं परिस्थितियों के साथ हमेशा भूमिका जुड़ी हुई होती है। तो व्यक्ति उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो वह निरंतर कुछ ना कुछ सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक आजन्म प्रक्रिया है, इनकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो मनुष्य के जीवन जन्म लेने से स्टार्ट होकर के उसके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसी प्रकार से तीसरी विशेषता आती है समय और स्थान सापेक्ष होती है, यानी कि रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह हमेशा समय और स्थान के सापेक्ष होती है। समय सापेक्ष का यहाँ अर्थ है कि दो भिन्न समयों में सामाजिकरण की अंतर वस्तु, यानी कि जो कंटेंट है वो अलग अलग हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि प्राचीन काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा या घूंघट रखना उनको सिखाया जाता था, क्योंकि वो उस समय की मांग थी, या हम कह सकते हैं कि उस समय की वो विशेषता थी या ज़रूरत थी कि एक व्यक्ति को अपनी जाति में खान पान के नियमों से परिचित कराया जाता था। किंतु जब हम इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। वर्तमान स्थिति में ये या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार से जैसे बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, बच्चों को धोख देना आदि सब सिखाया जाता था, किंतु अब अगर हम मॉडर्नाइजेशन, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये जो प्रणाम या धोख देना जो शब्द हैं वो उनकी जगह पर नए शब्द आ गए हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओके, हेलो आदि कई प्रकार के नए नए शब्द हमारे सामने आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण जो है वो समय के सापेक्ष है। इसी प्रकार जब से स्थान सापेक्ष, तो सामाजिकरण स्थान सापेक्ष का तात्पर्य ये है कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माने जाते हैं, यानी कि एक समाज में एक जो व्यवहार उचित माने जाते हैं, हो सकता है कि वही व्यवहार दूसरे समाज में निंदनीय माने जाते हों। अब इसमें किंग्सले डेविस ने अफ्रीका की मसाई जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि मसाई जनजाति में एक प्रथा है कि वे एक दूसरे के प्रति अगर सम्मान या व्यवहार प्रकट करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो उनमें एक प्रक्रिया है, उनमें एक टेब्यू है, एक मान्यता है कि वो एक दूसरे पे थूकते हैं। तो वो उनकी संस्कृति यानी उनके कल्चर में वो चीज़ उचित है। लेकिन अगर वहीं हम उस चीज़ को हमारे परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारे समाज में देखें या भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उसे हम अनादर मानते हैं। तो हमारे समाज में ये क्या व्यवहार क्या हो गया, ये अनुचित हो गया और निंदनीय हो गया। तो अब ये बात आती है कि सामाजिकरण क्या है, एक समय सापेक्ष है और स्थान सापेक्ष भी प्रोसेस है। चौथी विशेषता आती है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। जैसे हमने सामाजिकरण की जब परिभाषाएं देखी थी तो उसमें कि सामाजिकरण क्या है, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण है। तो वो हस्तांतरण कैसे होगा, जब हम संस्कृति के मूल्यों को, हमारे विचार, विश्वास, हमारी संस्कृति आदि को हम सीखेंगे, उनको जब हम आत्मसात करेंगे, तो सामाजिकरण इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों को, मानकों को, समाज के स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है और संस्कृति के भौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। फिर धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। उसके बाद में आती है इसकी पांचवी विशेषता आती है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। कि सामाजिकरण क्या है, समाज का एक प्रकार्यात्मक, एक प्रोडक्टिव सदस्य। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है और इसी के द्वारा व्यक्ति एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के अंतर्गत
बदलता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति सीखता है कि किस पद पर किस समय उसे किस परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार करना है और कहाँ उसको किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। आदि सभी कार्यों को, आदि सभी प्रक्रियाओं को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखता है। फिर आता है आत्म का विकास। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति में आत्म का विकास यानी सेल्फ का विकास होता है, उसमें जागरूकता आती है कि वो क्या है। तो व्यक्ति यहाँ पर आत्म का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही, जब व्यक्ति समाज के संदर्भ में अपने आप को देखता है तो उसमें अपने सेल्फ का विकास होता है। वो अपने बारे में और दूसरों के बारे में उसमें जागरूकता आती है कि उसके बारे में लोग अन्य क्या परिस्थिति सोचते हैं, क्या धारणाएं हैं, क्या विचार हैं, क्या विश्वास है, आदि सभी वह जानने लगता है। यानी कि इसके द्वारा ही व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में जानने लगता है। फिर आती है सांस्कृतिक हस्तांतरण। ये तो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारी जो संस्कृति, कल्चर, व्यवहार, रीतियाँ, जनरीतियाँ, प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि सभी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है, तभी हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है। अगर संस्कृति का हस्तांतरण नहीं होगा तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी, उसको बनाए रखना संभव नहीं होगा। और जब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित होती है, तभी हमारी संस्कृति जीवित है। धन्यवाद।